हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम कंज्यूमर बिहेवियर का यूनिट 1 डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है पर्सनालिटी, परसेप्शन एंड पोजीशनिंग। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमें समझ आता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कहाँ से स्टार्ट होता है और ब्रांड्स कंज्यूमर के दिमाग में जगह कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनालिटी की। Personality refers to the unique psychological characteristics that influence how a person responds to the environment, including marketing stimuli. पर्सनैलिटी का मतलब होता है किसी इंसान का ओवरऑल बिहेवियर, जैसे वो कैसे सोचता है, कैसे फील करता है और कैसे डिसीजंस लेता है। कंज्यूमर बिहेवियर में पर्सनैलिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि लोग प्रोडक्ट्स अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग कॉन्फिडेंट और आउटगोइंग होते हैं वो फ्लैशी और प्रीमियम प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं, जबकि जो लोग सिंपल होते हैं, जिन लोगों की पर्सनैलिटी एकदम सिंपल होती है, वो लोग बजट फ्रेंडली ब्रांड्स पसंद करते हैं। तो पर्सनैलिटी के अंदर 3 थ्योरीज हैं, फ्रूडियन, नियो फ्रूडियन एंड ट्रेट थ्योरी। हम इन थ्योरीज़ के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली थ्योरी है हमारी फ्रूडियन थ्योरी। ये पर्सनैलिटी की थ्योरी है जो सिगमंड फ्रूड ने दी थी। फ्रूड के अकॉर्डिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी 3 पार्ट से मिलकर बनती है, जिसका नाम है इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड का मतलब होता है कि हमारी ऐसी कोई चीज़ जिसके लिए हमें सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर चाहते हैं, बिना कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन डाइट पे है लेकिन एक चॉकलेट ऐड दिखता है और तुरंत उसको खाने का मन कर जाता है और उसको चाहिए ही चाहिए, ये हमारी इड होती है। एक और एग्जांपल है, एक बेबी बहुत ज़ोर ज़ोर से जब वो मॉल में रोता है कि उसे भूख लग रही है, तो उसे इंस्टेंटली कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, ये हमारी इड होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ईगो की। ईगो रियलिस्टिक होती है, ये सोचता है कि डिज़ायर को कैसे प्रैक्टिकल तरीके से पूरा किया जाए, मतलब कि लॉजिकल वे में मेडिएटर होता है ये बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। ठीक है, तो जब इसका एग्जांपल है, सेम पर्सन चॉकलेट खाना चाहता है लेकिन डिसाइड करता है कि वो सिर्फ एक स्मॉल पीस खाएगा, तो ब्रांड्स जो होते हैं वो अफोर्डेबिलिटी और प्रैक्टिकल हाईलाइट करते हैं, अफोर्डेबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी हाईलाइट करते हैं, वो ईगो को टारगेट करते हैं। ईगो का एग्जाम्पल है, जब एक पर्सन हंग्री होता है तो उसकी ईगो कहेगी कि हमें वेट कर लेना चाहिए, जब हम फूड बाय कर लेते हैं हमें तब उसे खाना चाहिए। इड में था कि हमें इमीडिएटली फूड खाना है, लेकिन ईगो कहती है कि अभी वेट करते हैं, जब हम फूड बाय कर लेंगे तब हम खा लेंगे। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इड एंड ईगो। नाउ लेट्स मूव टू सुपर ईगो। सुपर ईगो मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मॉरल, एथिकल एंड वैल्यूज़, इन 3 चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंज्यूमर चॉकलेट ना खरीद के फ्रूट्स चूज़ करता है क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस है, तो ये सुपर ईगो का रोल है। हेल्थ ब्रांड्स और ऑर्गेनिक फूड कंपनी सुपर ईगो को अपील करती हैं। इसका एक एग्जांपल और भी है कि अगर एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा है किसी गलती को करने के बाद, किसी झूठ को बोलने के बाद, तो सुपर ईगो उसकी कहेगी कि आपने जो झूठ बोला वो एकदम गलत चीज़ थी। You should say sorry to the person to whom you have lied. Okay, so this is the difference between id, ego and superego, which was composed by Freudian. Okay, now let's move to Neo-Freudian theory. Neo-Freudian theory हमारी जो है वो आती है, न्यू-फ्रूडियन थिंकर्स ने कहा कि पर्सनैलिटी सिर्फ इंटरनल डिज़ायर्स से नहीं बल्कि सोशल इन्वायरमेंट, कल्चर और रिलेशनशिप से भी बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फैमिली इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करती है, अगर फैमिली इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज़ करती है तो कंज्यूमर भी वही प्रोडक्ट्स प्रेफर करेगा। इसलिए ब्रांड्स जो होते हैं वो फैमिली ओरिएंटेड और सोशली एक्सेप्टेबल इमेजेस दिखाते हैं। ओके, सो इसके अंदर 3 आ जाते हैं हमारे टाइप्स, कंप्लायंट, एग्रेसिव एंड डिटैच्ड। कंप्लायंट, एग्रेसिव एंड डिटैच्ड। कंप्लाइंट का बिहेवियर होता है जो हम लव सीक करते हैं एंड बिलोंगिंगनेस हमें चाहिए, उस बिहेवियर के लिए हम कंप्लाइंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो लोग जो फैमिली फ्रेंडली ब्रांड्स प्रेफर करते हैं वो अमूल को प्रेफर करेंगे। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा एग्रेसिव। एग्रेसिव यानी कि हमें अपने पावर को दिखाना होता है, अपने स्टेटस को दिखाना होता है। जैसे हम BMW खरीद लें या फिर हम iPhone खरीद लें, हम अपने स्टेटस को दिखाएंगे,
ओके, क्योंकि ये दोनों स्टेटस सिंबल्स है। देन वी हैव डिटैच। डिटैच का मतलब हम बिल्कुल ही अलग है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ न्यू नहीं चाहिए, इनोवेटिव नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंडिपेंडेंस चाहिए, तो हम मिनिमल ब्रांड्स को चूज़ करेंगे। ओके, सो अब नेक्स्ट कंसेप्ट है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी, पर्सनैलिटी मेजर्ड यूजिंग ट्रेड्स, क्वान्टिफाइबल करेक्टरिस्टिक्स। ट्रेड्स हमारी क्वान्टिफाइबल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन कंज्यूमर ट्रेड्स जो आपको लिखनी है इसमें वो है ट्रेड, इनोवेटिवनेस, मटीरियलिज्म, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ट्रेड्स कितनी है हमारी? इनोवेटिवनेस, मटीरियलिज्म, सेल्फ कॉन्फिडेंस, 3 ट्रेड्स हैं हमारी। ओके, अब इनका मतलब समझेंगे हम एक एक करके। सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रेड क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेड एक्चुअली। तो ट्रेड्स वो क्वालिटीज़ होती हैं जो टाइम के साथ स्टेबल रहती हैं, एकदम स्टेबल, जैसे कॉन्फिडेंस, इंट्रोवर्जन, एक्स्ट्रावर्जन एंड रिस्क टेकिंग नेचर। फॉर एग्जाम्पल, एडवेंचर स्पोर्ट्स ब्रांड्स उन लोगों को टारगेट करते हैं जो रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी रखते हैं, जबकि इंश्योरेंस कंपनी कॉशियस लोगों को टारगेट करती है। ओके, सो 3 ट्रेड्स है। इनोवेटिवनेस, नाम से ही पता चल रहा है कि जो पर्सन को इनोवेटिव चीज़ें पसंद हैं, ठीक है, नए प्रोडक्ट्स ट्राई करना पसंद है, इनोवेटिवनेस, वो इनोवेटिव पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन जो पहला होगा आईफोन ट्राई करने के लिए, ठीक है। सेकेंड, मटीरियलिज्म, जो वैल्यूज़ प्रेफर करता है, जिसके लिए वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे डिज़ाइनर क्लोथ्स पहनना, लग्जरी क्लोथ्स पहनना, दिस इज़ मटीरियलिज्म। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस, द पर्सन हु इज़ वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग रखता है, मतलब उसको अपने कॉन्फिडेंस के लिए चीज़ें लेना पसंद है, वो रिव्यूज़ के ऊपर रिलाई नहीं करता, तो दिस इज़ अ ट्रेट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू पर्सनैलिटी इन कंज्यूमर बिहेवियर और पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो इसका मतलब है कौन सी पर्सनैलिटी हैं जो, या फिर कौन सा बिहेवियर है जो कंज्यूमर को प्रेफर करता है या फिर उन्हें हिट करता है। जैसे मेनली तो कंज्यूमर इनोवेटिवनेस हमने पढ़ लिया, इनोवेटिवनेस हु वांट्स इनोवेटिव थिंग्स। डॉगमेटिज्म, व्हाट इज डॉगमेटिज्म? तो डॉगमेटिज्म इज बेसिकली हाउ ओपन और क्लोज माइंडेड अ कंज्यूमर और पर्सन इज टुवर्ड न्यू आइडियाज, ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स। अगर तो वो पर्सन ओपन माइंडेड है तो इसका मतलब उसके अंदर डॉगमेटिज्म कम है। अगर वो पर्सन क्लोज माइंडेड हुआ तो उसके अंदर डॉगमेटिज्म जो होगी वो हाई होगी। सोशल कैरेक्टर क्या होता है? वेदर अ कंज्यूमर इज मोर इनर डायरेक्टेड और अदर डायरेक्टेड। सोशल कैरेक्टर यानी कि वो पर्सन अपने अंदर ही ज़्यादा चीज़ें प्रेफर करता है, अपने आप में ही प्रेफर करता है, या फिर बाकियों को भी वो प्रेफर करता है। कुछ पर्सन्स का बिहेवियर होता है कि वो यूनिक चीज़ें प्रेफर करते हैं, नीड फॉर यूनिकनेस। कुछ होते हैं वैरायटी चाहते हैं, नोवेल्टी चाहते हैं, नोवेल्टी की यानी न्यू थिंग्स, ठीक है। नीड फॉर कॉग्निशन, कुछ पर्सन्स को जो है अपना दिमाग लगाना पड़ता है, रैशनली सोचते हैं, कोग्निटिव बिहेवियर यूज़ करते हैं। सो दीज आर सम बिहेवियर्स ऑफ कंज्यूमर्स। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स एंथ्रोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, ओके, ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने के लिए, बट इट्स एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। इसका मतलब होता है गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन लिविंग थिंग्स। हम नॉन लिविंग थिंग्स को जब ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंथ्रोमॉर्फिज्म? इट इज़ नॉन लिविंग प्रोडक्ट्स को ह्यूमन क्वालिटीज़ देना बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स को बोलते हैं मुस्कुराते हुए, ये इमोशंस दिखाते हुए शो करता है, तो कंज्यूमर इमोशनली कनेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अमूल गर्ल इसका क्लासिक एग्जांपल है। ओके, अनदर एग्जांपल इज एंड्रॉयड लोगो अपीयर्स क्यूट, Zuzus by Vodafone, Alexa speaking like humans. So these are some characteristics which we give to non-living things. So इसे हम कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। ओके, दिस क्रिएट्स, अब एंथ्रोमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? ये हमारा ब्रांड के साथ इमोशनल बॉन्डिंग करता है, किसी प्रोडक्ट या ब्रांड के साथ। ओके, नाउ वी मूव टू परसेप्शन। परसेप्शन मतलब परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल सेलेक्ट, organize and interpret stimuli to form a meaningful picture of the world. परसेप्शन का मतलब होता है कि कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट या ब्रांड को कैसे देखता है, कैसे उसे समझता है और कैसे इंटरप्रेट करता है। परसेप्शन का प्रोसेस सेंसेस से स्टार्ट होता है। परसेप्शन का प्रोसेस सेंसेस से
स्टार्ट होता है। ओके, मतलब कि परसेप्शन हमारा सेंसेस से जुड़ा है। सेंसेस कौन से होते हैं हमारे? विजुअल, ऑडियो, स्मेल, टेस्ट, टच। सो दीज आर सेंसरी इनपुट्स, इनसे जुड़ा होता है। एग्जाम्पल, बेकरी के बाहर आने वाली फ्रेश ब्रेड की स्मेल कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती है। म्यूजिक और लाइटिंग मॉल्स में कंज्यूमर को ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए एनकरेज करती है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ परसेप्शन, हाउ दे परसीव थिंग्स। अब इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती है हमारी, एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड एंड डिफरेंशियल थ्रेशहोल्ड। Absolute threshold is the lowest level at which an individual can experience a sensation. Absolute threshold का मतलब होता है वो मिनिमम लेवल जहाँ कंज्यूमर किसी चीज़ को नोटिस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर टीवी वॉल्यूम बहुत लो है तो कंज्यूमर नोटिस नहीं करेगा, ठीक है। बहुत ही मिनिमम डिफरेंस होता है। जैसे हमें पहले जो परफ्यूम की स्मेल आती है तो हम थोड़े सोचने में टाइम लगा देते हैं कि स्मेल किस चीज़ की आ रही है, परफ्यूम की आ रही है, किसी खुशबू वाली चीज़ की आ रही है। तो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड होता है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ लोएस्ट लेवल नोटिस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड, मिनिमम डिफरेंस दैट कैन बी डिटेक्टेड बिटवीन टू सिमिलर स्टिमुली। मतलब कि वो मिनिमम डिफरेंस जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं दो चीज़ों के बीच, मिनिमम डिफरेंस जो कंज्यूमर फील कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्ट का प्राइस 100 से 102 हो जाए, अगर प्रोडक्ट का प्राइस पहले 100 था, 100 से 102 हो गया, तो ये 2 रुपये का डिफरेंस हम इतना नोटिस नहीं करेंगे, शायद ही नोटिस करेगा कोई कंज्यूमर। कंपनीज इसी कंसेप्ट का यूज़ करती हैं, ठीक है। और एक और एग्जांपल है इसका, 10% प्राइस इंक्रीज रूल। अगर हम किसी 100 रुपीज़ के प्रोडक्ट पे 10% प्राइस इंक्रीज कर दें तो उसे कंज्यूमर ज़्यादा नोटिस नहीं करता। ओके, द स्ट्रॉन्गेस्ट द इनिशियल स्टिमुलस, the greater the additional intensity needed for the second stimulus to be perceived as different। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा जो पहला स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस माने कि सिग्नल होता है बेसिकली, जो पहला इनिशियल स्टिमुलस होगा वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा सेकंड स्टिमुलस हम परसीव करेंगे अलग। ओके, अब हमारा आता है सब्लिमिनल परसेप्शन। सब्लिमिनल परसेप्शन होता है इज़ व्हेन अ कंज्यूमर इज एक्सपोज्ड टू अ हिडन मैसेज below conscious awareness, such as hidden shapes in logos, fast flashes in ads, or low volume audio commands, which may influence feelings or small choices without direct awareness। यानी कि हमारे जो लोगोज होते हैं, जैसे मित्रा का लोगो हो गया या फिर अमेजोन का लोगो हो गया, यू नो अमेजोन पे एरो बना होता है फ्रॉम A to Z। तो ये कुछ हिडन मैसेजेस होते हैं जो कंज्यूमर नोटिस नहीं करता, उनकी कॉन्शियस अवेयरनेस से बिल्कुल नीचे होते हैं, उसे कहते हैं सब्लिमिनल परसेप्शन। ओके, अब परसेप्शन के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। परसेप्चुअल सिलेक्शन, एक होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्रिटेशन। अभी हमने देखा कि परसेप्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है। परसेप्शन की डेफिनेशन कहती है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल्स सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट। तो अब हमारा है परसेप्चुअल सिलेक्शन, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले हम देखते हैं परसेप्चुअल सिलेक्शन। ओके, so perceptual selection is the process by which our brain chooses which information to pay attention to from the large amount of information around us। यानी कि कंज्यूमर वही चीज़ देखता है जो उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो पर्सन मोबाइल फ़ोन लेने की प्लानिंग कर रहा है वो सिर्फ मोबाइल एड्स नोटिस करेगा। दिस इज़ परसेप्चुअल सिलेक्शन। ओके, अब इसके 2 फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि इंटेंसिटी, अगर कोई चीज़ की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है तो वो हमें जल्दी नोटिस होगी। सेम विद द साइज़, इफ़ अ प्रोडक्ट इज़ वेरी बिग हम उसे ज़्यादा नोटिस करेंगे, छोटे प्रोडक्ट को हम अक्सर नोटिस नहीं करते। कॉन्ट्रास्ट, वेदर इट इज़ इन कॉन्ट्रास्ट कलर और अदर कलर। मूवमेंट, इफ़ अ प्रोडक्ट इज़ मूविंग अ लॉट, अगर एक प्रोडक्ट बहुत हिल रहा है तो हमारी नोटिस पावर जो है उसको नोटिस जल्दी कर लेती है। रिपीटेशन, अगर प्रोडक्ट बार बार रिपीट किया जा रहा है, बार बार सेम एड्स चल रही हैं तो हम उस चीज़ को ज़्यादा ही नोटिस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इंटरनल। इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इंटरनल? तो होते हैं मोटिवेशन और नीड, एक्सपीरियंस और पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट लर्निंग, एक्सपेक्टेशंस, इमोशंस एंड इंटरेस्ट। ओके, सिलेक्टिव एक्सपोजर, सिलेक्टिव अटेंशन, परसेप्चुअल डिफेंस, परसेप्चुअल
ब्लॉकिंग। अब ये कुछ चीज़ें हैं, फैक्टर्स में ही आती हैं। सिलेक्टिव एक्सपोजर यानी कि हम सिर्फ उन चीज़ों के नोटिस करते हैं जो हमें इंटरेस्टफुल लगते हैं, दिस इज़ सिलेक्टिव एक्सपोजर। सिलेक्टिव अटेंशन यानी कि उन चीज़ों को हम सिर्फ अटेंशन देते हैं दैट आर ऑफ आर नीड, ठीक है, जैसे हमारा एग्जांपल था मोबाइल एड्स। परसेप्चुअल डिफेंस यानी कि हम जो है वो फियरफुल एड्स को डिफेंड करते हैं, हमारा ब्रेन जो है वो फियर वाली एड्स को नहीं देखता, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसे डर लगता है। तो हमारा जो एक एग्जांपल हो गया वो हो गया इंश्योरेंस एड्स, ओके। परसेप्चुअल ब्लॉकिंग, हमारा ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा जब एड्स का क्लटर हो जाता है तो वो एड्स देखना बंद कर देता है। फॉर एग्जांपल हमारे टीवी पे एड्स आती हैं बहुत ज़्यादा, हमने कुछ एड्स देख लिए, उसके बाद हम चैनल चेंज कर देते हैं, इसका मतलब ब्रेन जो है वो और एड्स नहीं देखना चाहता। दिस इज़ परसेप्चुअल ब्लॉकिंग। नाउ वी मूव टू परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में कंज्यूमर इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल फॉर्म में अरेंज करता है, ओके। द प्रोसेस बाय विच आवर ब्रेन अरेंजेस सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल पैटर्न्स और होल इमेजेस। हमने यहाँ से चीज़ें नोटिस कर ली, अब हम उसको कुछ पैटर्न्स में, कुछ इन्फॉर्मेशन में चेंज करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन बनाएंगे। सो ये होती है हमारी परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के, फिगर एंड ग्राउंड, ग्रुपिंग एंड क्लोजर। सबसे पहले हमें जो चीज़ें दिखी, नोटिस हुई, उसको हमने देख लिया, फिगर एंड ग्राउंड, ग्राउंड है एकदम ज़ीरो बेस है हमारा। ग्रुपिंग, उन चीज़ों को हम ग्रुप कर लेते हैं, एंड देन क्लोजर, फिर हम कोई मीनिंग देते हैं उसको। दिस इज द लास्ट स्टेप, क्लोजर। देन वी हैव परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन, ओके। सो परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन में कंज्यूमर अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर मीनिंग निकालता है। परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच कंज्यूमर असाइन मीनिंग टू स्टिमुली based on past experience, expectations, beliefs and personal characteristics, okay। अब इंटरप्रिटेशन में लोग जो है कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो उनके बिहेवियर के ऊपर डिपेंडेंट है। स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप्स का यानी कि जब हम पूरे ग्रुप को सेम कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं, जैसे हमने बोला कि सारी गर्ल्स इमोशनल हैं, ठीक है, तो हमने पूरी गर्ल्स को इसमें इंक्लूड करा, ये होती है स्टीरियोटाइप्स का बिहेवियर। फिजिकल अपीयरेंस, बेस्ड ऑन फिजिकल अपीयरेंस, देखने से हमने उसको जो है इंटरप्रेट कर लिया कि वो पर्सन सिंपल दिख रहा है, इट मीन्स वो अच्छा नहीं होगा, ही इज़ अगली और शी इज़ अगली, सो फिजिकल अपीयरेंस है। फर्स्ट इंप्रेशन हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, वेदर द फर्स्ट इंप्रेशन वॉज स्ट्रॉन्ग। इफ़ इट वॉज स्ट्रॉन्ग तो हम इंटरप्रेट करेंगे कि येस द पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ओके। हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट का मतलब होता है एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक से हमने उस पर्सन को पॉजिटिव बिहेवियर में नोट कर लिया, नो मैटर उसने पीछे कितनी ही ज़्यादा गलती की हो, ठीक है, एक उसने पॉजिटिव बिहेवियर किया तो हम उसको इसमें डाल देंगे हेलो इफेक्ट में। देन वी हैव रिस्क परसेप्शन। रिस्क परसेप्शन, कंज्यूमर को लगता है कि परचेज रिस्की हो सकता है, ठीक है, जब रिस्की थॉट्स आते हैं तो दिस इज रिस्क परसेप्शन। कंज्यूमर समटाइम्स फील अनसर्टेनिटी और फियर व्हेन बाइंग अ प्रोडक्ट, जैसे क्या ये अगर मैं ख़रीद लूँगा तो क्या ये प्रोडक्ट अच्छे से काम करेगा, क्या ये वर्थ ऑफ मनी है, वट विल अदर्स थिंक, बाकी लोग क्या सोचेंगे अगर ये प्रोडक्ट मैं लेकर जाता हूँ मार्केट के अंदर, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल है, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कंज्यूमर या हमें लगता है कि प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड क्वालिटी का होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, इसलिए ब्रांड्स जो होते हैं वो रिटर्न पॉलिसी और वारंटीज़ ऑफर करते हैं ताकि कंज्यूमर्स का रिस्क परसेप्शन जो है वो कम हो सके। जितना रिस्क परसेप्शन कम होगा वो उतनी ही जल्दी स्पीड बाइंग करेंगे, जल्दी खरीदेंगे चीज़ों को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोजीशनिंग, ठीक है। पोजीशनिंग रेफर्स टू हाउ अ ब्रांड वांट्स टू बी परसीव्ड इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर रिलेटिव टू कंपीटिंग ब्रांड्स, ठीक है। यानी कि पोजीशनिंग का मतलब होता है कंज्यूमर के माइंड में ब्रांड की एक स्पेसिफिक इमेज बनाना। एग्जाम्पल के लिए वोल्वो अपने आप को सेफ्टी के सिंबल के तौर पे पोजीशन करता है, ठीक है। अब पोजीशनिंग क्यों करते हैं, क्यों होती है पोजीशनिंग, पर्पस क्या है पोजीशनिंग का, तो पोजीशनिंग करके ब्रांड्स जो होते हैं वो अपनी यूनिक आइडेंटिटी बना सकते हैं मार्केट के अंदर, अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं
अपील कर सकते हैं स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को, जिनको उनको टारगेट करना है, जो भी उनकी टारगेट ऑडियंस है, चाहे वो स्पेसिफिक ग्रुप हो, स्पेसिफिक एज ग्रुप हो, तो उसे टारगेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट वैल्यू क्लियरली, अपने प्रोडक्ट के वैल्यू को पोजीशनिंग के थ्रू क्लियरली क्या कर सकते हैं, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं बिटवीन देयर कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है हमारा रीपोजिशनिंग। Repositioning means changing the existing image of a product or brand in the minds of consumers. इसमें क्या होता है, जब ब्रांड अपनी इमेज चेंज करता है, जैसे जब कोई ब्रांड अपना फोकस यूथ मार्केट पे शिफ्ट करता है, अगर उसका फोकस पहले ओल्ड पर्सनस के ऊपर था और वो अब या तो अपने प्रोडक्ट्स को डिवर्सिफाई कर रहा है और चीज़ें ला रहा है, या फिर वो अपना पूरा ही जो फोकस है वो यूथ मार्केट पे शिफ्ट करे, इसे कहेंगे हम रीपोजिशनिंग। रीपोजिशनिंग कब हमें चाहिए होती है, जब हमारी पुरानी जो पोजीशन हो मार्केट के अंदर वो वीक हो या आउटडेटेड हो, हम कुछ नया लाना चाहते हैं, हमारी सेल्स बहुत ही गिर रही हैं, तो हम सोचेंगे कि हमारी पोजीशनिंग मार्केट में अच्छी नहीं है, हमें रीपोजिशन करना चाहिए। न्यू टारगेट ऑडियंस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है यूथ मार्केट पे फोकस, तो न्यू टारगेट ऑडियंस है हमारी, या फिर मार्केट में ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, अब ट्रेंड्स के हिसाब से हमें भी चेंज होना पड़ेगा, इसलिए वो अपने प्रोडक्ट को रीपोजिशन करते हैं। ओके, सो लास्ट हमारे यूनिट 1 का जो टॉपिक है वो है परसेप्चुअल मैपिंग। ओके, दिस इज परसेप्चुअल मैपिंग। परसेप्चुअल मैपिंग क्या होता है? इट इज़ अ विजुअल चार्ट दैट शोज how customers think about different brands, not how the company wants to be seen, but how the consumer actually sees them. Okay, this is perceptual mapping, यानी कि consumers कैसे brands को देखते हैं, ठीक है, खुद कैसे देखते हैं, how they perceive, वो कैसे एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, this is perceptual mapping। इसके साथ यूनिट 1 हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी नेक्स्ट वीडियोस के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।